नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पत्रम पुष्पम की सहायता करें हमको। जो स्क्रीन पर आपको क्यूआर दिख रहा है उसको स्कैन करके। यह है बहुत प्रसिद्ध पुस्तक ऑल रिलीजन्स आर नॉट द सेम। अवश्य लें और रिव्यू भी लिखें अमेज़ॉन पर। हमारा अपना मर्चेंडाइज स्टोर आप लोग अवश्य विजिट करें। यहाँ पर आपको बहुत सारी नए ऑप्शंस मिल रहे हैं। ये देखिए, ये है 4 कलर्स में मंदिर वहीं बनाया है और इधर है 4 कलर्स में अयोध्या, काशी, मथुरा। और साथ में और भी हैं आपके पास टी शर्ट ऑप्शंस। इधर है आपका शिव तांडव और इधर है ओम। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में, जिसमें हम करेंगे कुछ राजनीतिक चर्चा। और राजनीतिक चर्चा करने से पूर्व एक समाचार आ रहा है जो आपसे हम शेयर कर लेते हैं। वो कह रहे हैं कि साहब की 2 और सोशल एक्टिविस्ट, जिनको आप जानते हैं सोशल एक्टिविस्ट किसको कहते हैं पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान के 2 और सोशल एक्टिविस्ट जो हैं वो अज्ञात बंदूकधारियों ने खुदा के पास, हूरों के पास पहुंचा दिए हैं। और पाकिस्तान कह रही है कि उनके पास एविडेंस आ गई है कि भारत जो है उनकी ज़मीन पर हत्याएं कर रहा है। और साथ में एक और एविडेंस आ रही है कि भाई हमारे जो इंडी अलायंस वाले हैं वो सब मिलकर आत्महत्या कर रहे हैं। हमारे साथ चर्चा के लिए हैं इस समय धीरेन्द्र पुंडीर जी और वीरेंद्र नाथ भट्ट जी। स्वागत है आपका। तो धीरेन्द्र जी, ये पाकिस्तान में हत्याएं हो रही हैं और इन लोगों को आत्महत्या के लिए चार्ज नहीं किया जा सकता क्या, इंडी अलायंस वालों को आत्महत्या के प्रयास के लिए? देखिए, जिस तरह से वो राजनीतिक आत्महत्या की तरफ बढ़ रहे हैं वो उसी समय तय था। क्योंकि देखिए, पॉलिसीज आप जीत के लिए करते हैं, लेकिन ये कि आप पहले एक अलायंस की तैयारी करते हैं और उसको इंडी अलायंस खासतौर से इंडिया करने की कोशिश की गई थी। तो उसी समय आपको ये देखना था कि चुनाव तक आते आते आप चुनाव तक आप कुछ भी कीजिए, 1 साल पहले आप ये तैयारी कर लेते हैं कि जब मैं जनता के सामने जाऊंगा तो उस वक्त कोई गूफअप ना हो। जैसे आप स्टेज पर जब परफॉर्मेंस देने आते हैं तो उससे पहले रिहर्सल करते हैं, अपने शॉट पढ़ते हैं, कोई रिटेक की गुंजाइश नहीं होती। जब आप चुनाव के लिए आ रहे थे, जब आपने ये तय किया था, तब आप शायद ये एक्सरसाइज करना भूल गए थे कि आखिर उन राज्यों में अपनी सीट का बलिदान कौन करेगा, अपने ईगो को कौन छोड़ पाएगा, और अपने फ्यूचर की पॉलिटिक्स के नाम पर जो जातीय गठबंधन है और जिसमें अल्पसंख्यक वोटों का जो बीजेपी के विरोध पर पुष्पित पल्लवित करती हैं, उस सबको कौन दान करेगा दूसरे को, ये सबसे बड़ी ये थी। लेकिन आप ये देखिए, उस वक्त जल्दबाजी में, चूंकि मुझे अब ये थोड़ा सा शक हो गया है, माफ कीजिएगा, मुझे ये लगता है कि ये पूरी पार्टी बजाय किसी आइडियोलॉजी के कुछ यूट्यूब्स पर पहुंचे हुए खास एजेंडे के लोगों से गवर्न हो रही है। वो इसकी लाइन तय करते हैं। 25 सीटों का पूरा नॉर्थ ईस्ट है, जिसमें से भी कि वो सारों में नहीं जाएंगे। उन सीटों पे से जिनमें से उनके पास कुछ आना नहीं है, या 2 सीटें वहां हेमंता विश्व शर्मा। इस समय जब लड़ाई हो रही है नॉर्दर्न इंडिया में सबसे बड़े वोटिंग उस पर और सबसे बड़े इवेंट पर, आप उस वक्त आपका जो लीडर, जिसको आपको लगता है कि वो हमारे प्रधानमंत्री पद के चेहरे होंगे, हालांकि आप कुछ भी करते रहे, पार्टी के फैसले उन्हीं से आप पूछ के कर रहे हैं, और वो किससे पूछ रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा है। ये मैंने जो बताया वो इशारा हो सकता है। उसके बाद आप देखिए कि जब आपको ये मालूम है कि किस तरह से नीतीश कुमार, जिन पर बहुत बैलेंस है, जिनको राजनीतिक तौर पर कभी भी कोई विश्वसनीय साथी नहीं मान सकता है, भले ही बीजेपी उनको शामिल कर ले, लेकिन आप ये जानते हैं, या उनके साथ गठबंधन कर ले, लेकिन बीजेपी भी ये जानती है कि कल को उनकी मर्जी के मुताबिक अगर आपने बिस्तर की चादर का रंग भी नहीं रखा तो वो इस बात पर भी नाराज होकर जा सकते हैं कि कुछ लोग तो रंगों का ऐसे इस्तेमाल करते हैं। ऐसे समय में जब आप चुनाव के वक्त हैं, सामने खड़े हैं, जिस दिन आप यात्रा की शुरुआत करते हैं उस दिन मिलिंद देवड़ा पार्टी छोड़ के निकल लेते हैं। उसके बाद आप जब ये, इससे पहले आप एक एक करके देखिए, तो मुझे लगता है कि जो आप कह रहे हैं पॉलिटिकल हाराकिरी, इसी को कहा जाता है
कि आपके जो चुनाव के वक्त तक एजेंडे साफ नहीं थे, लेकिन आपने एक ऐसा बबल तैयार किया जो चुनाव पर आकर फूट गया, उससे पहले ही फूट गया। आज एक रैली हो रही है बुलंदशहर में। बुलंदशहर वही जगह है संजय जी जहां 2014 की पहली रैली की गई थी, और जब बीजेपी ने यहाँ सूपड़ा साफ कर दिया था, 27 सीटें लगभग हम लोग इस पूरे एरिया में जोड़ते हैं, तो उनमें से 24 सीटें बीजेपी को मिली थी। ये सीट अब बीजेपी वो दलित उस पर रिजर्वेशन का है, और आप ये देखिए वहां से शुरू कर रहे हैं, एक एक चीज क्लियर है। उनको ये मालूम है मंदिर का हमने कर दिया है, एक भव्य राम मंदिर बना जिसने पूरे राष्ट्र की चेतना में एक उद्वेलित किया है। हो सकता है पार्टी के वोट क्या होते हैं वो तो अलग चीजें होती है, बट एक उद्वेलन आपको साफ दिख रहा है देश और दुनिया के हर हिस्सों में। और दूसरी तरफ उन्होंने अगले ही दिन, अगली तारीख में वो तुरंत अपने चुनावी मोड में चले गए, और वो काम आपको दिख रहा है कि सुबह नए जो वोटर्स हैं उनके साथ प्रधानमंत्री संवाद करते हैं और पूरा एक नया नारा देते हैं, पूरा नारा बताते हैं कि जनता मेरा वो सब करती है, फूकती हकीकत है, मतलब कोई वो बातें नहीं, हकीकत है। वो लॉन्च कर दी उन्होंने अपनी, और उसके बाद दोपहर में आप उनको बुलंदशहर लगभग 60 से 70 किलोमीटर तक, मैंने बहुत दिनों बाद ऐसा देखा है किसी प्राइम मिनिस्टर को इतने लंबी दूरी तक ट्रेवल करते हुए, जबकि वो उसमें है कार से ट्रेवल करते हैं, और उसके बाद वो शाम को अभी आपके शहर में एक रोड शो कर रहे हैं। तो ये एक पूरी, ये बताता है कि स्ट्रेटजी क्या होती है। उधर आप देखिए एक और उनकी पार्टी में स्ट्रेटजी चल रही है, सम्राट चौधरी आ चुके हैं, विनोद तावड़े यहाँ है, अश्वनी चौबे पहुंच चुके हैं, और उसके बाद मीटिंग होनी है, एचएम देख रहे हैं, और उसके बाद लालू अब उनको फोन कर रहे हैं, जिनकी बेटी ने सुबह ही उनको, जबकि नीतीश का पिछले 1-2 हफ्ते से चल रहा था, उनकी बेटी ने खुद ही उनको फुल टॉस दिया कि आइए और इस पर छक्का मारिए। मैं इस पर पहला वक्तव्य मेरा यही है कि जो आपका शब्द है, मुझे लगता है वैसे पॉलिटिकल, वो ट्वीट डिलीट हो गए सुना। हाँ, वो ट्वीट डिलीट कर दिया गया, और उसके बाद अभी आधे घंटे पहले लालू यादव ने फोन किया है कि नीतीश कुमार को, मुझे लगता है उन्होंने ये कहने की कोशिश की होगी कि न जाओ रूठ कर, है ना, इस तरह छोड़कर। न तो जाओ मुझे सैया लगता है छुड़ा के भैया। मैं पूरा गाना नहीं, लेकिन आप उसको कह रहे हैं तो मैं उसको एक कसम पॉलिटिकल तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी। तो मुझे लगता है गठबंधन रो सकता है अगर वाकई वहां से चले गए, क्योंकि आपके पास पूरी जो जिसको आप हिंदी बेल्ट कहते हैं, वहां खड़े होने की जगह अभी तो नहीं दिख रही है। चुनाव आपको क्या कहता है वो तो जनता जानती है, लेकिन एज ए उसको हम लोग देख रहे हैं, तो हमको अभी राजनीतिक तौर पर उनके पास जिस जातीय आधार है एक, उसके अलावा कोई मुद्दा नहीं। और एक बात मैं जोड़ दूं, चूंकि इसके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन मैं ये हैरान हूं कि चुनाव आयोग जैसी कई संस्थाओं के कानून मुझे कई बार आश्चर्यचकित करते हैं कि एक आदमी जो कन्विक्टेड है वो चुनाव नहीं लड़ सकता है साहब, लेकिन वो चुनाव की रैलियां, चुनाव की रणनीतियां, चुनाव के पूरे स्ट्रेटजी ये बना सकता है। ये किस तरह की कानून की रोक है। मुझे लगता है कि पूरे समय में एक छूट देने की जो कानून की परंपरा है वो यहाँ भी मौजूद है। जी जी वीरेंद्र नाथ जी, अब उत्तर प्रदेश में तो पूरा माहौल वैसे ही राममय है, और इंडी अलायंस को अभी उत्तर प्रदेश पहुंचने में समय है, लेकिन भगवान राम से तो उनका सामना असम में ही हो गया, वो बीजे न्याय यात्रा का। अब बीजे का कोई और अर्थ मत निकालिएगा, अब बीजे न्याय यात्रा तो बीजे ही न्याय यात्रा है। आज बीजे न्याय यात्रा जो है वो बंगाल में पहुंच गई है, वहां कैसा स्वागत एक्सपेक्टेड है? आप म्यूटेड हैं। ने बहुत जोर लगाया कि अलायंस कौन बनेगा, नीतीश कुमार को लाने का बहुत प्रयास हुआ कि ये भाग ले जाए एनडीए में। मुझे लग रहा है कि ये इंडिया अलायंस का संयोजक वो शोले फिल्म का असरानी है, आधे दाएं जाओ आधे बाएं जाओ बाकी मेरे पीछे आओ, वो स्थिति हो गई है इंडिया अलायंस की। तो ये अब ये शोले का असरानी ही जो है इस इंडिया अलायंस का एकदम संयोजक है। और आपने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की बात की, न्याय यात्रा शुरू होने के बाद जो उपलब्धियां इस इंडिया अलायंस की हैं कि मिलिंद देवड़ा कांग्रेस छोड़ गए, उसके बाद ममता बनर्जी ने कांग्रेस को इस अलायंस को अलविदा कह दिया, आम आदमी पार्टी ने कह दिया, आज नीतीश कुमार एकदम एकदम ब्रिंग पे आ गए हैं, और उसके बाद अखिलेश यादव आ गए हैं।
अखिलेश यादव का इतिहास रहा है कि वो हमेशा ममता बनर्जी के साथ ही चलते हैं, ममता बनर्जी की लाइन को फॉलो करते हैं। हालांकि उन्होंने जो है इस जनवरी के महीने में इंडी अलायंस को लेकर के बड़े सकारात्मक बयान दिए हैं। उन्होंने कहा कि पीडीए हमारा गॉड है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, लेकिन हम लगे हुए हैं इंडिया अलायंस को हम मजबूत बनाने में। लेकिन वो ये भी कह चुके हैं कि राहुल गांधी की जो यात्रा उत्तर प्रदेश पहुंचेगी तो हम उसमें शामिल नहीं होंगे, क्योंकि हमारे पास कोई फॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं है। तो ये ऐसा अजीबोगरीब अलायंस है, और ये कहा ही जा रहा है कि ना तो कोई इसका संयोजक है, ना कोई इसका सचिवालय है, ना कोई इसका दफ्तर है, ना कोई इसका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, और हर व्यक्ति जो है अपने घर में जो कोई भी दल अपने घर में किसी दल को आने नहीं देना चाहता, वो दूसरे के घर में कब्जा करना चाहता है। यही इस अलायंस की अब तक जो खासियत है। और एक बात मैं और देख रहा हूं कि ये जो है ये अब मुझे लग रहा है कि या तो ये अलायंस होगा नहीं, हो गया तो ये बिल्कुल चलेगा नहीं, और चलेगा तो जीतेगा नहीं। और समाजवादी पार्टी के लोग ये साफ कह रहे हैं कि परसेप्शन वॉर में हम अब बहुत बुरी तरह पिट चुके हैं, और अब इतना कम समय बचा है चुनाव में कि लॉस्ट ग्राउंड को रिगेन नहीं किया जा सकता। और रही सही कसर अयोध्या में 22 जनवरी को मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह ने पूरी कर दी है। 5 लाख लोग तो 23 जनवरी को आए, अगले दिन जो है फिर जो 2.5 लाख लोग आए। और 23 जनवरी को स्थिति इतनी गंभीर थी कि यूपी के डीजी पुलिस, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम वहां पे मौके पर मौजूद रहे, और दोपहर होते होते मुख्यमंत्री स्वयं पहुंच गए। उसके बाद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जो है लखनऊ जोन के, और आईजी पुलिस वहां लगातार मौके पे बने हुए हैं, और लगातार वहां पे सिस्टम को, इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने के प्रयास किए जा रहे हैं। सीसीटीवी कैमरा लगाए जा रहे हैं, और वेटिंग एरिया बढ़ाया जा रहा है, टेंट सिटी को बढ़ाया जा रहा है, और भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। और समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि जाओ भैया, उस भीड़ में जो है जाति की जनगणना करा लो, पता कर लो कौन लोग आ रहे हैं। जाओ भीड़ में जाए, उस जाके भीड़ में करवा लो का सेंसस कि उसमें कितने हैं और कितने जो है उसमें ब्राह्मण हैं। यहां तक कहा जा रहा है, मतलब ऑफिशियल सर्किल में ये चर्चा इनफॉर्मल हो रही है कि भीड़ को काबू करने के लिए एक तरीका ये है कि पहले आप जो है सरयू में स्नान कीजिए, फिर रास्ते में एक शिवलिंग है, आप वहां आप जलाभिषेक कीजिए, फिर हनुमान जी के मंदिर में, हनुमानगढ़ी में मंदिर जाकर के हनुमान जी की आज्ञा लीजिए, और फिर जाकर के रामलला विराजमान का दर्शन कीजिए। और बेहतर हो वहां पे दक्षिण भारत के मंदिरों के तरीके से मुंडू या बिना सिला कपड़ा जैसा पहनना पड़ता है गुरुवार मंदिर में केरल में, और जैसे तिरुपति में लोग वहां पे सिर मुड़ाते हैं, ये व्यवस्था भी लागू कर दी जाए। और उत्तर भारत के लोग का जो पिछले 1000 साल में जो डीरेसिनेशन और एक्ल्टराइजेशन जो हुआ है, तो इनको पुनः संस्कारित करना कोई आसान काम तो है नहीं, इतना ही काम हो गया, यही अपने आप में चमत्कार है। तो ये सारी बातें सोची जा रही हैं कि कैसे वैदिक आध्यात्मिक पारंपरिक तरीकों से यहाँ पे पिलग्रिम्स की बढ़ती भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। और एक तरफ तो ये हो रहा है, और ये अद्भुत चमत्कार हो रहा है कि लोकसभा चुनाव के पहले रूलिंग पार्टी, यहाँ यूपी में बीजेपी को सरकार बने 7 साल हो गया, केंद्र में 10 साल हो गया, आज एंटी इनकम्बेंसी की बात करने की हिम्मत नहीं हो रही है किसी की, यहाँ पे समाजवादी पार्टी में, कांग्रेस में। और आज तो चमत्कार हो गया कि जो एक ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जो महामंत्री हैं अविनाश पांडे, उन्होंने आज ट्वीट किया है, और पहली बार उन्होंने जो केरला में केवड़ा में जो सरदार पटेल की जो मूर्ति लगी थी उसको अपनी ट्वीट में शामिल किया है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के ऊपर। अब वो जो है अयोध्या में आ रहे हैं तीर्थ यात्री, अब उनको सीधे वो पर्यटक तो कह नहीं सकते, तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब, अब कल है या परसों मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनका ट्वीट आया है ये, और उसमें सरदार पटेल की उस मूर्ति का इस्तेमाल किया गया, केवड़िया या केवड़ा साल का जो नाम है। तो ये तो हाल कांग्रेस का है, केवड़िया, हाँ केवड़िया जी। तो कांग्रेस का वो अपना पॉलिटिकल जो उनका रिस्पांस होना चाहिए, जो उसको किस लैंग्वेज में वो उसको फ्रेम करें, कैसे जनता के सामने रखें,
किस भाषा में जनता से कम्युनिकेट करें। राहुल गांधी कह रहे हैं कोई राम लहर नहीं है। अरे राम लहर होने का दावा किया किसने है कि राम लहर है यूपी में या देश में? लेकिन जो 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 सांस्कृतिक जो रिसर्जेंस है, या आपके गेस्ट में एक साहब कह रहे थे कि भारत में कल्चरल एक्सप्लोजन हो रहा है, एग्जैक्टली यही हो रहा है। लोगों को इसका एहसास नहीं है कि लोगों की क्या भावना है। जिस व्यक्ति ने रामलला की मूर्ति बनाई है, वो योगी राज ने, बेंगलोर एयरपोर्ट पहुंचने पर उसका कितना भव्य स्वागत हुआ है। ये आप कह सकते हैं कि ये सारा बीजेपी ने प्लान किया होगा, ये स्टेज मैनेज किया होगा, ये यू कैन मेक एनी एलिगेशन। लेकिन जिस तरीके से नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के पहले 11 दिन का उपवास रखा, जिस तरीके से उन्होंने तमिलनाडु के और लेपाक्षी मंदिर का दौरा किया, जिस तरीके से भारत के किसी प्रधानमंत्री ने पहली बार भारत की दक्षिण से उत्तर तक की जो सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जो 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 एकता का सूत्र है, जिस तरीके से उन्होंने उसको अंडरलाइन किया, रेखांकित किया, देश का ध्यान इस ओर खींचा, ये अपने आप में अद्भुत घटना है। देश में लोग उसको समझ नहीं पा रहे हैं। और गिरिराज जैन ये कहते थे, मैंने एक बार पहले भी कहा था आपसे, कि भारतीय संस्कृति का, भारत देश का आधार, एकता का आधार ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक नहीं है। ये आपका वेस्टफेलिया ट्रीटी के आधार पर कोई बना हुआ नेशन स्टेट नहीं है, जिसका आधार कोई रेस है, कोई रिलीजन है, कोई कास्ट है, कोई एथनिसिटी है, या कोई ट्राइब, वो नहीं है। तो इतना सब कुछ हो रहा है, तो इंडिया अलायंस तो मेरे ख्याल से अब बिल्कुल ही इट इज एब्सोल्युटली अनइक्वल टू द टास्क ऑफ 2024 का इलेक्शन। और यहाँ ये भी मैं कहना चाहता हूं कि 2019 में जो यूपीए था, वो इससे कहीं बेहतर स्थिति में था। आज जो है महाराष्ट्र में जो 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 एनसीपी है, वो टूटी फूटी है, पार्टी जा चुकी है, अजीत पवार ले गए हैं। शिवसेना टूटी फूटी है, अब वो क्या करेगी? कि आप मुझे एक भी राज्य ऐसा नहीं है जहां पर आपको यूपीए संगठित रूप से बीजेपी के सामने सिंगल कैंडिडेट उतारने की स्थिति में दिखाई पड़ता हो। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कांग्रेस को किसी की जरूरत नहीं है, वो स्वयं लड़ने में सक्षम है। और जैसा कि ये एक बड़ा क्लियर डिवीजन है कि 543 में 100 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी चैलेंजर नहीं है, 200 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी का डायरेक्ट कॉन्टेक्स्ट है कांग्रेस के संग, और उसमें बीजेपी का स्ट्राइक रेट अराउंड 90% था 19 में, और 95% था। और 243 सीट्स ऐसी हैं जहां बीजेपी का मुकाबला रीजनल पार्टी से है। अब आप इससे तय कर लीजिए कि यूपीए कहां स्टैंड करता है, कहां चुनौती देने की स्थिति में है वो भारतीय जनता पार्टी को। और जिस तरीके से जो अभी 22 जनवरी को जो हुआ है अयोध्या में, और मंडे को जो काशी की एएसआई की रिपोर्ट पब्लिक होने वाली है, उससे कैसा फरवर और कैसा जोश इस देश में पैदा होने वाला है, किस तरह के का सकारात्मक भाव पैदा होने वाला है। और समाजवादी पार्टी के लोग ये कान में एक बात ये बताते हैं, उनको बड़ी उम्मीद थी कि बीजेपी के लोग जो घर घर झंडा लगा रहे हैं देश में, उत्तर प्रदेश में, और हर गली मोहल्ले में रैलियां निकाल रहे हैं, कहीं न कहीं मुसलमान आपत्ति करेंगे, लोग हैरत में आएंगे। पूरे यूपी में लगभग हर जगह मुसलमानों ने बढ़ चढ़ के इसमें भाग लिया, झंडे लगाए और फूल बरसाए, छोटी छोटी रैलियों का स्वागत किया। और केवल एक बदायूं जिले में भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे का एक कोई कार्यकर्ता था, वो लोगों में झंडे बांट रहा था, तो स्थानीय जो दबंग थे, उन्होंने कुछ, उनका स्थानीय मामला था, उन्होंने उसको रोका। बाकी कहीं किसी किस्म का ना कोई कॉन्फ्लिक्ट है, ना कोई तनाव है, सब लोग शामिल हुए। तो यूपीए तो परसेप्शन वॉर, ये जो आपका इंडिया अलायंस है उत्तर प्रदेश में, परसेप्शन वॉर में बुरी तरह ये अब पिछड़ चुका है। और समाजवादी पार्टी के लोग भी कह रहे हैं कि भाई अकेले लड़ने में भलाई है। हाँ, इंडिया अलायंस से केवल एक फायदा ये हो सकता था कि मुसलमान वोटों का कंसोलिडेशन पक्का हो जाता। अब जो है मुस्लिम वोट जो है बढ़ जाएगा, कांग्रेस अलग लड़ेगी, बहुजन समाज पार्टी अलग लड़ेगी, समाजवादी पार्टी का अलायंस आरएलडी से, राष्ट्रीय लोकदल से हो चुका है 7 सीटों पर। लेकिन ये याद रखना चाहिए 2019 में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल साथ थे, तब समाजवादी पार्टी को 5 सीटें मिली,
बहुजन समाज पार्टी को 10 मिली थी, आरएलडी को 1 भी नहीं मिली थी, और कांग्रेस को 1 सीट मिली थी। और एक हमारे पुराने कंसल्टेंट एडिटर थे इंडियन एक्सप्रेस में, आशुतोष वार्ष्णेय, जो अमेरिकन किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, वो लखनऊ आए थे। उन्होंने मुझसे और उन्होंने तमाम लोगों से बात की कि क्या होने वाला है। तो मैंने उनसे कहा था कि बीजेपी की जो टैली है वो 19 की तुलना में 10% सीटें कम हो जाएंगी। उन्होंने अमेरिका वापस पहुंच करके ये उन्होंने लेख लिखा कि बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, इट विल बी राउटेड, और इस टैली विल बी reduced to 10 to 12 सीट्स। और मेरा जो उनको प्रेडिक्शन था वो एग्जैक्टली वही निकला। बीजेपी की सीटें 62 आई थी, और यही 2017 में 2022 में प्लस अपना दल की 264 हो गई थी एनडीए की। हाँ, मतलब बीजेपी अपनी थी, और 2014 में उनकी 74 या 76 थी। 71 प्लस 2 2022 में यूपी के चीफ सेक्रेटरी और डीजी पुलिस अखिलेश यादव की अगवानी की तैयारी कर रहे थे। मैं अकेला आदमी था, चारों ओर से मेरे को गाली दी जा रही थी। मैंने तब भी यही कहा था कि 2017 में जो बीजेपी की सीट असेंबली में आई थी उसमें भी 10% कम होगी, और बीजेपी और समाजवादी पार्टी के वोट शेयर में 5 to 7% का अंतर रहेगा। वही एग्जैक्टली निकला। और ये कोई मेरा निजी स्टडी नहीं थी, ये ट्रैकर पोल जो लोग कर रहे थे उनका सबका जो अंदाजा था, जो हमेशा टीवी में या अखबार में नहीं आता है, उसके आधार पे मैं कह रहा था। तो यूपी में आज की तारीख में तो मुझे लगता ही नहीं है कि कोई कंटेस्ट होगा। यूपी में चुनाव पूरी तरीके से एक तरफा होने जा रहा है, और 91 के चुनाव से लेके 2022 तक मुसलमानों के सामने इन 10 चुनावों में लोकसभा विधानसभा के अपोजिशन ने केवल मुसलमानों को एक ही एजेंडा दिया है कि तुमको बीजेपी को रोकना है। और समाजवादी पार्टी में ये कहा जाता है कि परिवार रहे शासन में, कार्यकर्ता रहे अनुशासन में। तो ये जो अब तक रहा है, तो अब मुसलमानों में एक ऐसा तबका बहुत वोकल हो चुका है यूपी में कि 7 साल से सारी योजनाओं का उनको लाभ मिल रहा है। कहीं कोई कम्युनल टेंशन नहीं है, कहीं कोई कम्युनल डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कहीं कोई सोशल टेंशन नहीं है, तो मासेस में कहीं कोई समस्या नहीं है। तो यूपीए में तो उत्तर प्रदेश में चुनाव जो है आज की तारीख में मैं बिल्कुल कह सकता हूं विद कॉन्फिडेंस कि चुनाव एक तरफा हो चुका है। समाजवादी पार्टी विल कंटेस्ट द पोल ओनली फॉर द सेक ऑफ कंटेस्टिंग। और ये जो गाल बजाते हैं कि हम 80 सीट जीतेंगे और बीजेपी को रोक लेंगे, ये तो कहा ही जाता है, ग्रैंड स्टैंडिंग की ही जाती है चुनाव में। इसमें नई बात क्या है? यूपी में ये होने जा रहा था। तो यूपी में क्या योगी बाबा ने जो 80 सीट का टारगेट दे रखा है वो तो नहीं हो जाएगा कहीं उल्टा? वो हाईली लाइकली, बहुत लाइकली है। बस केवल कुछ सीटों पे इनको जो है 3-4 सीटें बदलने की तैयारी है, कैंडिडेट बदलने पड़ेंगे। जैसे आज ही बुलंदशहर में डॉक्टर महेश शर्मा जिंदाबाद नारे लगे हैं, बुलंदशहर में पीएम की रैली में वो मंच पे बैठे हुए थे महेश शर्मा जी, जो डॉक्टर भी हैं, उनका बहुत बड़ा हॉस्पिटल भी है नोएडा में, धीरेन्द्र जानते हैं। तो यूपी में ये करना पड़ेगा। वो महेश शर्मा तो पहले ही नोएडा से पहले से ही वो है ना? हाँ, सांसद है वो। 2017 में वो एमएलए थे, वर्तमान सांसद हैं वो। जी हाँ, अभी वर्तमान आज नारे लगे उनके खिलाफ बुलंदशहर की रैली में। खिलाफ लगे जी, उनके खिलाफ नारे लगे, मुर्दाबाद नारे लगे। अच्छा, मुर्दाबाद नारे लगे हैं। चलिए, तब तो फिर तो उनकी सीट पक्की हो जाएगी फिर तो। जी धीरेन्द्र जी, तो बिहार के लिए आपकी क्या सूचना चल रही है इस समय लेटेस्ट? कितने दिन लगेंगे? और मैंने आपको बताया कि विधानसभा अध्यक्ष से लालू ने बात की अभी जस्ट कुछ देर पहले, तो लालू वापस लौट आए हैं, और लालू जो है पूरी तरह तैयारी में लग गए हैं कि भाई किसी तरह से अब जो है ताकतवर बन जाए। इधर रेणु देवी, तारा किशोर, इन सबको दिल्ली बुला लिया गया है। मतलब राजनीतिक हलचल इस वक्त बिल्कुल, और ऐसी हलचल जनरली वापस नहीं जाती है। कम से कम नीतीश कुमार इस तरह के खेल में, चूंकि 9:30-10 बजे के बाद तो नीतीश कुमार जी बात नहीं करते हैं अमूमन लोगों से, तो वो नहीं करेंगे अभी। लेकिन जो महेश्वर हजारी हैं, डिप्टी स्पीकर हैं, उनका भी जो है दौरा था, उन्होंने कैंसिल कर दिया। तो एक के बाद जो एक तेजी से घटनाक्रम बदल रहा है, वो लग रहा है कि अब के पलटू राम कहने की बारी उनको
आरजेडी की होगी, क्योंकि उनको अलग अलग कहना पड़ता है ना, बार बार अलग अलग, तो इधर कहते हैं कभी उधर कहते हैं। क्योंकि राजनीतिक सर्कल में मुझे कई बार ये बहुत ही अच्छा लगता है कि इतनी जातीय आधार इतने मजबूत होते हैं कि जो आदमी पार्टी बदल रहा है ना उसकी विश्वसनीयता का कोई मतलब हुआ करता है, ना किसी चीज के कोई मतलब होते हैं। तो बीजेपी भी मतलब हम लोग एक स्ट्रेटजी के तौर पर तो देख सकते हैं कि ये विनिंग स्ट्रेटजी है, लेकिन अभी तक जो जितने बयान पिछले 6 महीने के होंगे तो वो वापस उनको अपने फुट एंड माउथ में रखने होंगे, तो उसको कुछ क्या कर पाएंगे वो लोग। तो ऐसे ही इसी तरह से आप वहां देखेंगे अजीत पवार वाला मसला, तो रणनीतिक तौर पर तो ये ताकतवर है, लेकिन बीजेपी और फिर आखिर में कहा जाता है सत्ता के लिए की गई जो है राजनीति वही राजनीति है। तो इस वक्त मैं ये कहूंगा कि बिहार में बीजेपी इस दांव का इंतजार कर रही थी, और क्योंकि लालू यादव सोच रहे थे कि उनकी वापसी हो जाएगी इसके सहारे, क्योंकि पिछली बार तो साफ हो गए थे, तो इस बार भी मुझे लगता है कि कोई बहुत अगर ये मिल जाते हैं तो ये कैसी बैलेंसिंग व्हील है। वाकई आपको मानना पड़ेगा संजय जी कि इतने सारे उतार चढ़ाव के बावजूद भी सबसे ज्यादा अगर कोई खतरनाक किसी के लिए साबित हुए हैं नीतीश कुमार, जिनको बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है। जब मैं चुनाव कवर करता था दीवारों पे नीतीश कुमार, मैंने सोचा शायद ये ऐसे ही बोल रहा होगा, नीतीश कुमार नाम है, तो लेकिन पता चला उन्हें नीतीश ही कुमार बोलते हैं, वहां लिखते भी वही हैं। तो मुझे लगता है कि ये लालू यादव को ज्यादा बड़ा एक राजनीतिक जो उनकी ताकत थी उसका क्षरण और उसका पतन अगर किसी शख्स ने किया है तो वो अकेले नीतीश कुमार हैं, जो हर बार अपने बैलेंस से, इस बार उनको फिर वापसी की उम्मीद थी और उनको लग रहा था कि उनका बेटा जो तेजस्वी है, जो सिर्फ जातीय आधार पर बने हुए नेता है, मैं ज्यादातर नेताओं को बहुत साफ उनकी पॉलिटिक्स को उसी रूप में देखना चाहता हूं जिसमें वो है, तो सीधे तौर पर उनके पास ना कोई विजन की बातें करना या इस तरह की बातें करना। जैसे बहुत सारे आपको सोशल मीडिया पे बहुत इंटरेस्टिंग चीजें अगर आप संजय जी देखते हैं तो वो देखते होंगे कि वो लिखते हैं, बहुत सारे लोग लिखते हैं वहां आरजेडी के या उस तरह के वर्तन जो जातिवादी स्ट्रक्चर में है, जो ये लिखते हैं कि देखिए यूपी से नौकरी मांगने बिहार आ रहे हैं, देखिए बिहार में बाहर आ गई है, बिहार में वो क्योंकि नीतीश वो दे रहे हैं, अभी वहां सैलरी नहीं दी जा रही है, वहां स्कूलों के भवन आज तक नहीं बने हैं, वहां पूरा क्रिमिनल सिस्टम पूरा का पूरा जस्टिस सिस्टम है वो बैठा हुआ दिखता है, लेकिन वो सिर्फ जातीय आधार पर वाकई स्ट्रांगनेस अपनी बनाए रखते हैं, तो वो ताकत हुआ है। वरना तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में जो अयोध्या जो बता रहे थे अभी वीरेंद्र जी, पूरी डिटेल जानकारियां जो दे रहे थे, सिर्फ अयोध्या इस बार जो है सिर्फ एक ग्रुप का 75,000 करोड़ का निवेश होगा, पूरे ग्रुप को अगर आप देख लेंगे 22,000 नौकरियां वहां सर्जित होंगी। वीरेंद्र जी बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि जो शहर है अयोध्या 22,000 वहां आबादी नहीं थी, तो आपको नौकरियां कहां से लानी है आपको जिस देखिए 2011 का जो सेंसस है वो अयोध्या की जनसंख्या 55,000 बताता है। हाँ उसमें सब है ना, उसमें बच्चे भी हैं औरतें भी हैं, तुम्हें तो 22,000 का मैं आपको वही कह रहा हूं। जो एसबीआई के इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट आ चुकी है, केवल इस फाइनेंशियल ईयर में यूपी गवर्नमेंट का जो टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा लगभग 25,000 करोड़ रुपया, 25,000 करोड़ और आने वाले 3 साल में वहां पे करीब करीब जो है मोर देन $3 ट्रिलियन, और या सबको जोड़ लिया जाए तो करीब 85,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लान्ड है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट का फर्स्ट फेज पूरा हो चुका है, चालू हो गया है, 60 लाख यात्री आने हैं, चल रहा है। मैंने उसी के बाद पूरा होने के जी हाँ कहिए, पूरा होने के बाद उसी के 60 लाख यात्री सिर्फ एयरपोर्ट पर आ सकते हैं, ट्रेनों का जो है। तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि आप बिहार की राजनीति में जातीय राजनीति का पक्ष अभी भी इतना जबरदस्त है कि आप उसमें नीतीश कुमार जैसे राजनेता आज भी 96 है तब से, जब से वो सत्ता उन्होंने बैलेंस करनी शुरू की है, आज तक वो इधर से उधर कितनी बार बदले हैं, तो शायद ये 5 बार बदल चुके हैं, इस बार किया तो 6ठी बार होगा। हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि वो सिर्फ ये तो आप एक पॉइंट और इसमें थोड़ा सा जोड़ें, एक और जोड़ें कि ये जो इस समय जो चरण हो रहा है बिहार में, फिर से जो पलटी मार रहे हैं, इसमें राजनीतिक तो परिदृश्य है, लेकिन इसमें राम मंदिर का भी योगदान मुझे लग रहा है काफी। देखिए मुझे लगता है कि एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि अगर इतने सारे बदलाव के बावजूद भी नीतीश कुमार ने अपने आप को प्रासंगिक रखा है, तो मुझे ये लगता है कि वो जनता की नब्ज पहचानने में बाकी तमाम लीडर से ज्यादा बेहतर है, मुझे ये कहना पड़ेगा हमको। तो राम मंदिर के मसले पर आपको तमाम लोग, मैं ये कह रहा हूं कि जब वो प्रशासन
जब मैं कह रहा हूं उत्तर प्रदेश के वो तमाम अधिकारी जिनको योगी जी ने लगभग 67 दौरे किए हैं, मैं अगर बीरेन जी संख्या में एक आध शायद ऊपर नीचे होगा, 67 बार वो वहां गए हैं और बहुत माइन्यूटली देखते हैं वो सीएम के तौर पर। लेकिन आप 23 तारीख को वो सारे वो टूट गए, वो जो बैरिकेड बनाए गए थे पत्थर के वो जो लगे हुए थे वो टूट गए, और आपने वहां चप्पल जूतों के झुंड देखे होंगे, क्योंकि पुलिस को कंट्रोल तो करना ही था। 100 लोगों को, 108 लोगों को आपको भेजना पड़ा हॉस्पिटल, और ये आइडिया उनको भी नहीं था जो इसके ग्रैंडनेस की तैयारी कर रहे थे। यानी तो आप ये सोचिए वो विपक्ष क्या कर रहा होगा जिसने ये सोचा था कि चलिए एक मंदिर है, ये अपने आप दिखा रहे हैं और इनके समर्थक वहां जाएंगे। आप वहां सिर्फ सेलिब्रिटी, आप ये सोचिए नॉर्थ ईस्ट साउथ के जो लीडर्स, वो जो फिल्म स्टार वहां मौजूद थे, उनकी वापसी का संदेश क्या होगा? उनके करोड़ों लोग हैं समर्थक। तो उस मंदिर की जो राम मंदिर का जो एकदम आउटकम आ रहा है, आप देखा होगा दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल उस दिन 70 जगह पर हवन और उसके सुंदरकांड के पाठ हुए हैं। कोई भी ये नहीं चाहता कि भगवान राम का जो तीर हाथ में है, भले ही वो बाल रूप में विद्यमान है, उनके हाथ में सायक है, दूसरी तरफ चाप है, तो वो नहीं चाहता वो सायक उनकी तरफ चले, क्योंकि वो ये समझ गए हैं कि जो यहाँ पहुंच जाएगा, जो यहाँ एक बार दर्शन करने आएगा। और मैं आपको बता दूं आज भी ट्रेनें कैंसिल की गई हैं, ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं, उनको बाहर रोका जा रहा है बसों को, और बार बार मुख्यमंत्री से लेके प्रधानमंत्री से लेके सब लोग कह रहे हैं कि आप भैया आराम से दर्शन कीजिए। और भगवान राम को जो अपने दर्शकों के लिए ओवर टाइम करना पड़ रहा है, अब वो 16 घंटे दर्शन दे रहे हैं। भगवान राम कह रहे भाई तो 16 घंटे बैठ रहा हूं। बालक राम को भी जो है लोग छोड़ नहीं रहे। आप सोचो बच्चे को तो 16 घंटे सोना होता है, बच्चे की स्वास्थ्य के लिए ये होता है, लेकिन भगवान राम को कहा जा रहा है आप 16 घंटे दर्शन दो, और वो दे रहे हैं। तो ये एक अद्भुत नजारा है। और पॉलिटिकल पार्टी इस मंदिर से कल्चरल हम लोग चेंज की बात तो कर ही रहे हैं, लेकिन ये वाकई इस देश की राजनीति को पूरी तरह बदल कर रख देगा। जिन लोगों के सीने में झंडे गड़ गए हैं भगवा, वो अगले समय तक उनको ये याद ही नहीं रहेगा कि उनके पास सीने हैं या नहीं है, लेकिन इस देश में वो झंडे हर तरफ दिखाई देंगे, हर तरफ। और वो हर कोई राजनीतिक पार्टी इस पर राजनीति करना बंद कर देगी कि उसको राम मंदिर पर कुछ कहना है। भले ही आज सुप्रीम कोर्ट की वो टिप्पणी की आप इतने टची क्यों हो जाते हैं, ये बयान अगर वो नुपुर वाले मसले में कह सकते तो मैं उस सुप्रीम कोर्ट को मान लेता, माय लॉर्ड को, कि यकीनन आपकी न्याय प्रियता, आपकी नजरे करम कभी कभी उधर भी हो, हर बार हम ही पे नजरे करम होती है आपकी। आज मतलब कभी हलाल वाले में आप, मतलब मैं समझ के हैरान होता हूं कि जब वो टिप्पणियां करते हैं तो बाकी हाई कोर्ट्स को तो वो कह देते हैं कि आपको फालतू नहीं जाना। आपको याद होगा अभी बंगाल हाई कोर्ट, कोलकाता हाई कोर्ट को कहा, फिर किसी और हाई कोर्ट को। लेकिन आप जो कह रहे हैं आप समझ रहे हैं उसके मायने क्या है। आप बार बार कह रहे हैं कि हाँ वो जला भी सकते हैं, आप वो कुछ भी कर सकते हैं, हालांकि उसमें उनके लोगों ने जलाई थी, इनके बयान आते हैं। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं कि यार जो न्यायिक क्षेत्राधिकार है, विशेषाधिकार है, वो भी तो कोई चीज होगी, क्योंकि आप उसका फायदा उठा रहे थे। लेकिन अब वो जनता फायदा देने के मूड में नहीं है। वो इसीलिए यूपी में दिक्कत ये हो रही है। आप ये देखेंगे यूपी में अभी भी और बिहार में एक अंतर आपको बहुत बड़ा दिखेगा। यूपी में जातीय गणित टूट चुके हैं, जातीय सीमाएं विखंडित हो चुकी है, और वहां अब इस बार भी जो चुनाव हो रहा है वो जातीय आधार पर नहीं हो रहा है। वहां ये हो रहा है कि मोदी है, इनके सामने कौन है, इनके साथ योगी है, उनके पास कौन है, इस आधार पर हो रहा है। यानी जातियों का गठबंधन जो एक पूरी राजनीति ने घेरा हुआ था उसको तोड़ दिया। इसीलिए मुझे लगता है कि शायद एक सिंसियर कोशिश, मैं फिर ये कहूंगा कि अखिलेश यादव ने कोशिश की है, एक सिंसियर कोशिश। उसने कहा कि आप आओ लेकिन लो उतनी जितनी आपकी ताकत है। अब वो चक्कर है, कांग्रेस ये जानती है और अखिलेश भी ये जानते हैं कि अगर मैंने इनको फालतू सीट दे दी, भले ही उसमें दे दी किसी के कहने पे, तो ये तो वही उसी रोटी को खाने वाले हैं। ये तो वेजिटेरियन है तो मेरे ही खाएंगे, किसी में तो मल्टीपल होगा। तो मुझे लगता है ये बिहार के हिसाब से अगर आप देखते हैं वहां जातीय समीकरण नहीं टूटे हैं, और आज भी जातीय गठबंधन और जातीय जकड़न का वजह है कि नीतीश कुमार इतनी ताकत बने हुए हैं। और मैं ये बता रहा हूं कि अगर वो जा रहे हैं जैसे दिख रहा है, क्योंकि हम लोग जैसे जैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप भी देखिए पिछले 2 दिन से आप लगभग सही एक्सपेक्टेशन कर रहे होंगे कि आज ये हो जाएगा, आज कुछ ना कुछ ये होगा, आज ये कुछ कहने वाले होंगे। जैसे ही उन्होंने पीएम की तारीफ की कर्पूरी ठाकुर पर, लोगों ने कहा कि अब कल कुछ हो जाएगा। यानी इतनी एक्सपेक्टेड लाइन पे पॉलिटिशियन काम कर रहे हैं। वो 5 बार बदल चुके हैं ना, तो सबको पता है कि स्क्रिप्ट कैसे चलती है।
और मुझे वैसे मैं लगता है ये कि कह दूं कि चूंकि आप कह रहे हैं ना कि ये राम मंदिर के बाद जो है वो बिहार में जो अभी जातीय गठबंधन नहीं टूटे हैं, वो भी आगे आगे प्रोसेस चलेगा, तो मैं नहीं ये मैं जो है वो नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ना कि राम मंदिर एक बड़ा डिसरप्शन पूरी कंट्री में जी है। इसी के लिए हमने बताया है कि देखिए बरनौल की सप्लाई बहुत बढ़ गई है। मैंने ये भी लोगों को ये सुझाव दिया था कि वो डॉक्टर मोरपेन का जो स्टॉक है, उसको आप सब लोग खरीद सकते हैं। हमारी तरफ से फ्री एडवाइस है, क्योंकि वो सप्लाई इतनी ज़्यादा हो गई है, डिमांड इतनी ज़्यादा है, वो फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं, और हमने भी उसमें कंट्रीब्यूट कर दिया है। हमने भी टी-शर्ट और हुडीज़ इत्यादि बना दिए हैं, 4 कलर्स में हैं अलग-अलग, और उसपे हमने लिख दिया है कि मंदिर वहीं बनाया है। और आप सब लोग जो हैं वो हमारे आपणा जो स्टोर है उस पर जाकर उसको आप खरीद सकते हैं। जिसके संजय जी, मैं एक बात जोड़ना मैं चाहूंगा। ये देखिए, जी, मंदिर वहीं बनाया है। देखिए, 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 मैं देखिए। इसमें बस सर इसमें एक अगर मेरी राय, मुझे नहीं मालूम ये कितना पैसा बनता होगा, इससे कितना लगता होगा, क्योंकि मैं तो सिर्फ खरीदते पहनता ही हूँ। लेकिन एक जगह जरूर होना चाहिए, ना भूलेंगे ना छोड़ेंगे, ये नारा हमारा था, ये अच्छा। हमारा था। हम लोगों ने 500 साल तक जब भी हमारा कोई मंदिर गिरा, आप याद कीजिए, हुँ। एक भी संजय जी, हमने उसके सामने छोटा सा दिया जला दिया, हमने छोटा सा चबूतरा बना दिया। अपने पूर्वजों की गर्दनें कटवा के भी उन्होंने अपने बच्चों को कहा भूलना मत, यही हमारी जगह थी। तो हमने ना भूला है, ना हमने छोड़ा है, और ना आगे छोड़ेंगे। जिनको ये लगता है, जिनको ये कंफ्यूजन है कि हम सेकुलरिज्म के नाम पे या उसके नाम पे जिस अफीम को खाए हुए जमे हुए थे, राष्ट्र पर कोई समझौता नहीं, राम ही राष्ट्र है, ये लंबे समय से हम लोग बोलते आ रहे थे और वही तय हुआ। मैं फिर कह रहा हूं कि जो जिन लोगों को शाहीन बाग में ये लगा होगा ना, ये नारा कम्युनिस्टों का या उसका, ये उनका नारा नहीं है, ये हमारा नारा है। तो एक शर्ट मेरी तरफ से अगर आप बनवा पाए, बहुत ज्यादा पैसा ना लगे, तो कम से कम एक शर्ट जरूर बताइए कि ना हम भूले हैं, ना हम भूलेंगे और ना हम छोड़ेंगे, हम वही छोड़ेंगे। हैं, लेके रहेंगे जी। बिल्कुल सही है। तो संजय जी, म मैं ये कहना ये चाह रहा बताएँ था, कि जो ये बात हमको, जो कहीं चर्चा नहीं हो रही नहीं, है। यूपी, बिहार के साथ आगे आप थोड़ा पंजाब और दिल्ली जो आप वाला हाँ, है, पंजाब में उसको हाँ, भी टच कर लीजिएगा, पंजाब वीरेंद्र जी। पंजाब में आज पंजाब में आज साफ तौर पे भगवंत नाम मान साहब ने बता दिया कि भैया आपको यहाँ नहीं आना है, हम लड़ लेंगे, हम जीतेंगे, आप कौन है? क्योंकि वहां पंजाब में कांग्रेस वहां ताकत है, इसलिए उन्होंने उनको समझा दिया कि यहाँ आप जीरो हैं। तो आप एक पार्टी को पहले ही खत्म कर चुके, यानी चुनाव होगा, पूरा चुनाव होगा। इसके बाद दिल्ली में इस समय 4-3 का जो फॉर्मूला कहा जा रहा है, लेकिन दिल्ली एक ऐसी जगह है जहां 7 सीटें जीतनी है, उसमें कोई है ही नहीं। तो वो उसमें दान दान की बच्चिया के दांत नहीं गिनने हैं। तो आप मुझे 4 दे दो, चाहे मुझे 5 दे दो, मुझे तो हारना है। तो आप 2 लाख से हारे या सिंबल से हारे, वो वाली लड़ाई दिल्ली में चल रही है। दिल्ली में भी ये कोशिश की जा रही है कि 3-4 या 4-3 इस फॉर्मूले को कैसे कन्वर्ट किया जा सके। क्योंकि अभी आपने देखा होगा, शायद आपने दिल्ली में इस वक्त विजुअल में देखा होगा, लेकिन हम लोगों ने दिल्ली में रह के देखा है कि किस तरह का माहौल यहाँ था। कोई चैलेंज नहीं है संजय जी, कोई मतलब वो किसी भी चेहरे को खड़ा कर दे। बीजेपी यहाँ पार्टी चेहरे बदलेगी, और मुझे लगता है कि काफी बड़े चेहरे पर, मतलब मुझे लगता है 5 से 6 सीटें शायद वो बदल दे, जिस तरह की उनकी चर्चाओं में है। लेकिन आप किसी को बदल दें, किसी को खड़ा कर दें दिल्ली में, तो जो पंजाब और दिल्ली का जो उनका समीकरण है, उसमें पंजाब में उनकी पूरी सीधी लड़ाई होनी है। वो दोनों वहां वहां जिस तरह की भाषा का एक दूसरे के लिए इस्तेमाल करेंगे, और फिर राज्य बदलते ही दोनों भाई हो जाएंगे। वहां वहां मतलब थोड़ी सी दूर पार करेंगे और ये कहेंगे ये हमारे भाई हैं, और वहां थोड़ी सी दूर पार करते ही कह देंगे ये शत्रु हैं, ये इन्होंने देश बेचा है, ये देश के चोर है। तो जनता ऐसा नहीं है कि अब वो अखबार उसके पास तीसरे दिन पहुंच रहा है, साथ के साथ पहुंच रहा है। ये कंफ्यूजन इनका यहाँ होगा। बंगाल में ममता बनर्जी ने कितने साफ गोई से कहा है, और अगला एक और राज्य में आपको बता दूं जो इंडी गठबंधन के लिए है, अगला नंबर केरल का है, जहां वामपंथी ये कहने वाले हैं कि यहाँ आपको कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, आप यूपी में जो हमको देंगे उसमें हम समझौता कर लेंगे, यूपी में, है ना, वो यूपी में समझौता करेंगे वामपंथी दल। यूपी में सीट दे देंगे वो कांग्रेस को, अपनी सीट, क्योंकि वामपंथी यहाँ भी उत्तर प्रदेश में जितनी बड़ी ताकत है, तो वो जो है अपनी ताकत में से कुछ हिस्सा वो कह रहे हैं हम कांग्रेस को दे देंगे। तो ये मुझे लगता है कि ये सारी पार्टियां अपनी जगह पर अपनी जगह खड़ी रहेंगी। बाकी अमेरिका में वो समझौता कर सकती हैं कि हैम्पशायर में कौन लड़ेगा और एरिजोना में कौन लड़ेगा, उसके लिए वो बात कर रही हैं। यहाँ नहीं है उनका। दिल्ली दिल्ली पंजाब
टीएमसी ने पूरा क्लियर कर दिया। देखिए टीएमसी ने बहुत साफ शब्दों में, और ये ममता बनर्जी या कोई भी राजनेता, मैंने तो ये देखा है कि कोई भी राजनेता अपनी ताकत को किसी भी कीमत पर किसी समझौते में जाया नहीं करना चाहता। शेयर नहीं और करता। हाँ, वो बिल्कुल भी कोई भी एक कदम पीछे नहीं हटाता, कि उसको मालूम है कि जीत के 5 साल बाद का ये चुनाव होता है, ये 5 साल के बाद का एग्जाम है। अगर मैं एग्जाम में नहीं बैठूंगा तो मेरी जीत हार का पता नहीं चलेगा। इसलिए आप देखेंगे हारने के बावजूद भी नेता टिकट लेने के लिए लड़े रहते हैं। जिनकी जमानतें जब्त हो जाती हैं वो भी अगली बार फिर पहुंच जाते हैं जीतने के लिए, क्योंकि 5 साल बाद फिर इलेक्शन होगा, फिर होगा वोटिंग। तो तमिल वहाँ टीएमसी वहां किसी सीट को उसने साफ कर दिया। तो आपके पास जो अभी तक राज्यों का आ रहा है, उसमें अभी तक किसी भी राज्य में ये पार्टियां, इंडी गठबंधन के लोग शेयर नहीं कर पाए। ये इंडी गठबंधन के बाहर का जो समझौता है वो आरएलडी और उसका है, बस समाजवादी पार्टी का। उसका इंडी गठबंधन से अभी कोई बातचीत, कोई मैप, कोई चीज नहीं तय हुई। अगर आप साउथ की तरफ की भी बात करना चाहते हैं तो साउथ में कर्नाटक एक तरह से वापस वहीं पहुंच गया जैसा पिछले इलेक्शन में था। डीएमके अपनी मर्जी से कुछ सीटें देती हैं, क्योंकि ये आपको देखना होगा, साउथ की पार्टी में एक दो दिक्कत जरूर आपको, उनको लगता है कि सेंट्रल पॉलिटिक्स में रिलीवेंस बनाने के लिए लोकसभा में वो अक्सर आपने देखा होगा दूसरी नेशनल पार्टीज के साथ जब समझौते करते हैं तो उनको सीटें देते हैं। तो उसी आधार पर कुछ सीट वहां आपको मिलेगी। इसके अलावा आपको कोई सीट नहीं, क्योंकि जिस तरह से शर्मिष्ठा वो उसकी बहन अपना वाई रेड्डी की बहन जो है, जगन रेड्डी की बहन, जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से खड़ी हो गई है और पूरा अध्यक्ष बन गई है, तो मुझे नहीं लगता कि वहां किसी समझौते की बात पर परवान चढ़ेगा किसी भी राज्य में। तो आप ये सिर्फ एक इंडी गठबंधन मोदी के चेहरे का ये दिखाने के लिए कि हम मोदी के सामने खड़े हैं, और खासतौर से अल्पसंख्यक वोट बैंक को यकीन दिलाने की एक बैलून फैलाने की कोशिश थी कि आप कितना भी शरीर चौड़ा करें लेकिन उसके अंदर कुछ है या नहीं, ये इसको देखने की जरूरत नहीं थी। महाराष्ट्र बिल्कुल बिल्कुल अगर आप गौर करेंगे, उद्धव ठाकरे सिर्फ अपने आप को रिलीवेंस बनाने के लिए वहां लड़ रहे हैं। उनकी पार्टी विभाजित पार्टी है, तो वो अपने आप को किस तरह से साबित करेंगे, क्योंकि ग्राउंड के कार्यकर्ता, सिर्फ नेता नहीं, ग्राउंड के कार्यकर्ता भी एकनाथ शिंदे के साथ गए हैं। कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ नेता चले गए हो तो पार्टी जीत जाएगी और अलग ये साफ हो जाएंगे। उसी तरह से अजीत सूचना दे दूं आपको, जेपी नड्डा ने अपना केरला टूर कैंसिल कर दिया है। नीतीश कुमार ने अपनी झारखंड की रैली कैंसिल कर दी है। 27 तारीख को जाना था नड्डा साहब को जी। तो अब वीरेंद्र जी, कंक्लूडिंग रिमार्क्स। मैं केवल एक बात ये कह रहा था कि ये बहुजन समाज पार्टी एक जमाने में 2007 में इसने सरकार बनाई थी और अपने बल पर क्लियर मेजोरिटी पाई थी। आज वो उसकी केवल एक एमएलए है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ये 90 के दशक से जो कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जो कर रहे थे और ये समझते थे कि उनका वोट बैंक फॉसिलाइज्ड है और वो अनंत काल तक इनको सत्ता में रखेगा। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से यूपी में गैर यादव बैकवर्ड कास्ट में अपनी पैठ बढ़ानी शुरू की और गैर जाटव जो शेड्यूल कास्ट समुदाय में अपनी पैठ बढ़ानी शुरू की और जिस तरीके से कल्याणकारी वेलफेयर योजनाओं का लाभ सब तक पहुंचाया और शेड्यूल कास्ट के वर्ग के व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया, शेड्यूल ट्राइब के व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया और परसों तो कर्पूरी ठाकुर को उन्होंने भारत का पुरस्कार दे दिया। तो ये इन लोगों का ये एहसास था बिहार यूपी में कि कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की बुनियाद लगातार कमजोर हो रही है। उसी को एक लाइफ सेविंग ड्रग यानी स्टेरॉइड देने के लिए जाति जनगणना के फार्मूले का आविष्कार किया गया। वो भी काम नहीं कर रहा है अब बिहार में, और यदि उसमें कोई दम था तो उसको जो देश में सांस्कृतिक आध्यात्मिक जो अपक्रांति का जो शुरुआत हुई है उसके सामने वो एकदम धराशायी हो जाएगा। और यूपी में अखिलेश यादव कह रहे हैं पीडीए, अरे भाई आप नेहरू के जमाने से यूपी में दलित पिछड़ा मुस्लिम अलायंस की पॉलिटिक्स हो रही है। आपको याद होगा बीपी मौर्य अलीगढ़ से एमपी हुए थे नेहरू के जमाने में और संघ में चले गए, 60 में हुए थे बीपी मौर्य और उनको फिर रिवाइव किया था नरसिम्हा राव ने 91 में जब यहाँ यूपी की पॉलिटिक्स के लिए। तो ये जो कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को जो है हिंदुत्व की राजनीति ने अब पूरी तरीके से परास्त कर दिया है। ये बात इस 2024 के चुनाव पे एकदम साफ हो जाएगी और इसको और जो लेफ्ट है, जो आपके पंच मक्कार हैं, उनकी जो लाइफ लाइन है वो इसी से ड्रॉ होती है।
लालू यादव को, मुलायम सिंह यादव को हमेशा इन्हीं ने मैनिपुलेट किया है। तो ये जो कुछ बिहार में हो रहा है, नीतीश कुमार को इस बात का अब अंदाजा बिल्कुल साफ हो गया है कि जाति के झुंझुने के बल पर अब जो है लंबे समय तक राजनीति नहीं की जा सकती। और इस बात को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में भी कहा है कि हम तो विकास की बात करते हैं और इनके पास केवल जाति का झुंझुना है। तो वो बात अब ठोस साफ दिखाई पड़ने लगी है और उसका असर यूपी बिहार में आपको दिखाई पड़ रहा है। हाँ, तमिलनाडु और जो हम चर्चा बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, वही मैं कहने जा रहा था। प्राइम मिनिस्टर ने जो परिश्रम किया है, काशी में तमिल संगमम हुआ और फिर गुजरात में हुआ, प्राइम मिनिस्टर के लगातार दौरे हुए तमिलनाडु में, और कल से ट्विटर पे वीडियो सर्कुलेट हो रहा है कि वेल्लोर की यूनिवर्सिटी में जय श्री राम के हजारों छात्रों ने नारे लगाए और मोदी मोदी के नारे लगाए। तो और जो वहां के प्रेसिडेंट हैं अन्नामलाई, जो वो वहां परिश्रम कर रहे हैं, और जैसा उनकी यात्रा को वहां पे जो रिसेप्शन मिल रहा है, जो भीड़ उमड़ रही है, बिहार के साथ साथ और अब की बात तमिलनाडु का भी किला ढहने वाला है। डीएमके की जो एंटी सनातन, एंटी इंडियन, एंटी भारत जो उनकी राजनीति की बुनियाद रखी थी पेरियार ने, अब की बार वो भी ढहने वाला है। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन इस देश में आने वाला है इस पॉलिटिकल प्रोसेस के जरिए। मैं इसमें एक बात जोड़ना चाह रहा हूं कि ये जो जातीय गणित फेल हो गया, जातीय राजनीति अपने जो आखिरी वो है उस तक पहुंच गई है उसके बाद। लेकिन आप ये देखेंगे एक खतरनाक ट्रेंड जो 2024 के चुनाव तक हमको लगातार दिखेगा, वो दक्षिण के राज्यों में जिस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है वो इस बात पर होगी कि वो दक्षिण और उत्तर के डिवाइड को बढ़ाने की कोशिश करेगी, जिसको रोकने की कोशिश जिस पर उन्होंने अटैक किया प्रधानमंत्री मोदी ने। मैं बार बार यही कह रहा हूं कि सिर्फ न केवल मंदिरों के दर्शन वो थे, आप भगवान राम की मूर्ति को यही मान सकते हैं कि जैसे किसी खूबसूरत साउथ के मंदिर की हम उस परिक्रमा को देख रहे हो, इसी तरह उस मूर्ति को मुझे देखकर लगा। तो ये ऐसा नहीं है कि हम उन सबको देख रहे हैं कि इस देश का आने वाला चैलेंज है ये। मैं आज ये बात बिल्कुल उसके साथ कह रहा हूं कि पूरी साउथ में इस बात को लेकर वो राजनीति करेंगे। वो लगातार जो डीएमके जैसी पार्टी है जिसको हम लोगों ने कई बार एंटी इंडियन स्टैंड लेते हुए देखा, कभी वो भाषा के आधार पर, लेकिन भाषा ही सब टूट गया। हिंदुस्तान उत्तर भारतीय या किसी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप हमारी तरह भाषा बोलते हैं नहीं बोलते हैं, हमको मालूम है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम आपकी भाषा सीख लेंगे। इसी तरह से अब वो परिसीमन का नाम लेकर आप वो देखोगे, आर्थिक विकास का देखकर, ये एक खतरनाक ट्रेंड है। ये हम 24 के चुनाव में सबसे बड़े खतरे के तौर पर देखेंगे, ये मुझे अभी लगता है। जी, तो अब इसी शंखनाद के साथ मुझे लगता है कि एक प्रकार से आज जो प्रधानमंत्री जी ने बुलंदशहर में सभा की है उससे उन्होंने शंखनाद कर दिया है, बिल्कुल कर दिया है। चुनावी शंखनाद हो गया है उनकी ओर से। और बाकी बेचारा इंडी अलायंस जो है अभी उसका कुछ पता नहीं चल रहा है, एक भी गठजोड़ नहीं हो पाया अभी तक, एक भी सिंगल गठजोड़ नहीं हो पाया। तो इसलिए ये किस दिशा में जा रहा है, मुझे लगता है कि इबारत पहले से ही इन्होंने स्वयं की अपने आप लिख ली है और बिल्कुल एक प्रकार से थाली में परोस के, और 2024 का चुनाव जो है ये भारतीय जनता पार्टी और मोदी को दे रहे हैं। इसी के साथ आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, धीरेन्द्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद, वीरेंद्र नाथ भट्ट जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।